हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की हमने बात की थी। एक परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण हम किस तरह से निकालें। तो देखिए, यहाँ पर पिछले वीडियो लेक्चर में हमने परिणामी की क्रिया रेखा की बात की थी, लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए, वो हमने किस तरह से देखिए उसको फाइंड किया था, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल टू जी। और यहाँ पर देखिए, ये आर एक्स और आर वाई क्या थे, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में जो जितने भी फोर्स एक्टिव है उनके कंपोनेंट्स। और यहाँ पर देखिए, ये जो जी है ये है देखिए रिजल्टेंट मोमेंट। तो देखिए, आर एक्स क्या है, आर वाई क्या है और जी क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। और ये जो मोमेंट है किसके अबाउट में है, देखिए ये है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को व्यक्त करता है। और यहाँ पर ये आर एक्स आर वाई के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। चलिए, तो यहाँ पर अब जो हमारा टारगेट है वो है, देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम परपेंडिकुलर लें ओरिजिन से तो फिर उसकी डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा टारगेट रहेगा कि मूल बिंदु से परिणामी बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी मूल बिंदु से परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो चलिए, वही टारगेट हमारा है, लिखें आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या है, देखिए परिणामी बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से दूरी। और देखिए, ओरिजिन से डिस्टेंस हम किस तरह से निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है देखिए उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए, तो देखिए ये हमारा टारगेट है शुरुआत में। और यहाँ पर देखिए, ओरिजिन से हमें लाइन ऑफ एक्शन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए ये है, देखिए वाई एक्सिस और ये हो जाएगी देखिए एक्स एक्सिस। अब देखिए, जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स हम ले लेते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है, सपोज कीजिए वो यहाँ है। और देखिए, इस पूरे प्लेन में रिजल्टेंट फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो क्रिया रेखा है, ये कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए वो इस पोजीशन पे है। और यहाँ पर ये क्या ली थी हमने, वाई एक्सिस, और ये हो गई देखिए एक्स एक्सिस, और ये हो गया देखिए ओरिजिन। अब यहाँ पर देखिए, इस ओरिजिन से यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखिए, हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये वाली डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करनी है, ओपी। ओ से पी की लेंथ हमें निकालनी है, और ये है परपेंडिकुलर। और देखिए, इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, देखिए एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल टू जी। और देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको इधर साइड में बता देता हूं। देखिए, एक पॉइंट है x1 y1, ये है a, और एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी हमें ज्ञात करना है। दैट इज, हमें यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये 90 एंगल, यानी हमें ए से बी की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने छोटी क्लासेज में देखा होगा।
यहाँ पर ये पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर डिस्टेंस मेजर करें तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये वाला पॉइंट आप इसमें पुट कीजिए। ये जो फॉर्मूला है, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप प्रैक्टिकली ज्यादा ध्यान रखें, है ना, तो बेस्ट रहेगा। ये पॉइंट आप सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या मिलेगा, ax1 by1 प्लस सी अपॉन जो भी है ये पॉइंट आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये मिलेगा। और आप डिवाइड कर दीजिए किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर और ये है कोफिशिएंट ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए और बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है। इस तरह से देखिए हम किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बिंदु की किसी दी गई रेखा से दूरी किस तरह से निकालें, हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहां पर लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण। तो देखिए परिणामी बल की क्रिया रेखा का जो समीकरण होता है वो किस तरह से होता है, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल टू जी। अब देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस हमें निकालना है, तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था देखिए उसी का हम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, इसकी मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी हम कैसे निकालें, तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और उसके लिए देखिए यहां पर इसमें क्या पुट करेंगे। और आपको ये तो पता है ना कि ओरिजिन होता क्या है, दोस्तों को अगर पता नहीं तो लिख देता हूं। देखिए ओरिजिन क्या होता है, ये होता है, सबको पता है वैसे। अच्छा यहाँ पे लिखें, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट करना पड़ेगा। जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है, देखिए 0 0, और इस 0 0 से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट इसमें पुट कीजिए, 0 यहाँ पुट करोगे 0, ये जी है जो इसको लेफ्ट में लीजिए, माइनस जी डिवाइड बाय रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर एक्स स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखिए हम मोड लगा देंगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में जी, और ये देखिए ये आर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर स्क्वायर, यानी ये तो आर का फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम आर ही लिख देना इसको, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, ये है लाइन ऑफ एक्शन। और इस लाइन ऑफ एक्शन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी होती है, जी बाई आर। आप देखिए 2D का कॉन्सेप्ट यूज करके निकालोगे तो भी जी बाई आर आएगी। तो देखिए यहाँ पर इस जी बाई आर की हेल्प से परिणामी बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से कितनी दूरी है, यानी परिणामी बल की क्रिया रेखा मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम और भी कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और देखिए ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं। और उसके बाद देखिए हम सीधे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए एक समांतर चतुर्भुज नियम भी होता है, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए वो क्या होता है, चलिए पहले उसको भी हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हम ट्राइंगुलर वाले रूल को हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको। तो लिखिए आप, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का त्रिभुज नियम। देखिए सदिशों का जो त्रिभुज नियम होता है उसे हमें यहाँ पर समझना है, ये है हमारा टारगेट।
तो देखिए इसके लिए हम एक ट्राइंगल यहां पर बनाएंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये ट्राइंगल देखिए हमने यहां पर बना लिया है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर देखिए ये त्रिभुज की 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो यहां पर देखिए ए बी वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, ए बी वेक्टर का मतलब ए से बी की डायरेक्शन में, ये है देखिए ए वेक्टर। और बी सी वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर। तथा बीसी वेक्टर को हमने क्या ले लिया, देखिए मैथमेटिकली आप समझें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो यहां पर ये जो एसी वेक्टर होगा इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इनके परिणामी को। तो देखिए तो एसी वेक्टर क्या होगा, यहां पर देखिए इंप्लाइज करके भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है, इंप्लाइज भी इफ देन का रिलेशन होता है। तो देखिए यदि ए बी वेक्टर ए है, बी सी वेक्टर बी है, तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम इसको सी वेक्टर कह दें, यदि ए सी वेक्टर को क्या कह दें, सी वेक्टर, तो फिर यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए एक ही बात है, तीनों भुजाओं को हम सदिश के रूप में अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ए बी वेक्टर ए वेक्टर है और बी सी वेक्टर क्या है, यहां पर बी वेक्टर है, और ए सी वेक्टर को क्या ले लिया जाए, सी वेक्टर ले लिया जाए। तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये जो सी वेक्टर है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। और देखिए यही है सदिशों का त्रिभुज नियम, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहां पर देखिए आप प्रैक्टिकली से ध्यान रखें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये देखिए इस तरह से कंटिन्यूअस डायरेक्शन होगी साइड्स के अलोंग, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है। तो फाइनली हम ए से सी पर, है ना, मिनिमम डिस्टेंस लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट वही रिजल्टेंट होती है इसकी। देखिए यहाँ पर ए से बी पे गए, फिर बी से हम कहाँ चले गए, सी पर। तो अब हम लास्ट पॉइंट पे कहाँ पर है, सी पर है। और इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग कहाँ से की थी, स्टार्टिंग पॉइंट ए था, लास्ट पॉइंट सी था, और इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है उसके अलोंग जो भी होगा वेक्टर वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। और देखिए इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका और मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए ये जो सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर क्या है, देखिए यहां पर सी वेक्टर है ए सी वेक्टर, ठीक है। और देखिए ए वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर। और यहां पर बी वेक्टर की बात करें तो देखिए बी सी वेक्टर। और देखिए इसी को देखिए हम लेफ्ट राइट चेंजेज करके भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहां पर आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होता है, देखिए ये जो बी है ये बी है और ये भी बी है, इसको आप इलिमिनेट कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमें, एक ए मिलेगा और एक सी मिलेगा, तो ए सी वेक्टर, इसको ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए सी वेक्टर। और देखिए ये सबसे बेस्ट रहता है, देखिए अगर इसको अगर ध्यान रखें ट्रायंगुलर लॉ को, देखिए ए से गए बी पर और बी से गए सी पर, ये दोनों कॉमन पॉइंट मिल जाना चाहिए, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ए सी वेक्टर आ जाएगा। तो रेंडमली इस तरह के बहुत सारे केसेस आप बना सकते हो। देखिए बी से गए सी पर और सी से गए ए पर, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, देखिए इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, ये सी जो कॉमन आता है वो इलिमिनेट कर दें इन दोनों का, इसका लास्ट इसका फर्स्ट पॉइंट जो भी होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा, और इस तरह से हम इसे बी ए वेक्टर हम लिख सकते हैं। इसके देखिए अभी हम और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे।
और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और बता देता हूं। देखिए राइट साइड में क्या है, देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और ये देखिए अगर हम इसको ए सी वेक्टर को सी ए वेक्टर लिखते हैं, इसी को कैलकुलेट करें, ए सी वेक्टर को अगर सी ए वेक्टर लिखेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, देखिए माइनस हमें लगाना पड़ेगा। और राइट साइड में क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको भी आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, देखिए सी ए वेक्टर प्लस हो जाएगा, सी ए वेक्टर प्लस हो जाएगा। इधर लेफ्ट में क्या बन जाएगा, देखिए जीरो वेक्टर। तो यहां पर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर हम टोटल ये साइकिल पूरा कर ले, पूरा चक्र कर लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर हम आ गए। तो जो लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो तो जीरो हो जाएगी, है ना। तो यहां पर देखिए जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम डिस्टेंस के इक्वल होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ये ध्यान रखना है ट्राइंगुलर लॉ में, आप कैसे ही चले। और देखिए ये तो जनरल एक वेक्टर थ्योरी होती है, आप कैसे ही चले जो भी रिजल्टेंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट्स के बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी उससे बनने वाले वेक्टर के इक्वल होगा, जो भी रिजल्टेंट होगा। चलिए तो यहां पर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, ये हो जाएगा, देखिए ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना ये जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि दो वेक्टर का सम एक वेक्टर होता है और दो स्केलर का सम एक स्केलर होता है, तो यहां पर भी आपको वेक्टर लगाना ही पड़ेगा। चलिए ये आप लिख लीजिए। तो देखिए ट्राइंगुलर लॉ को हम कैसे ही लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके लिखने के, है ना। और देखिए सबसे अच्छा तरीका ये मानता हूं मैं, और ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या हो जाता है, देखिए ए सी, है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए ये ट्राइंगुलर लॉ है। अब देखिए यहां पर इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम देखेंगे। देखिए जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, और ये ले लेते हैं हम तीसरा ट्राइंगल। देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक का ए वेक्टर है और इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, और हमें तो इस डायरेक्शन में चाहिए। तो देखिए आप यहां पर देखिए मैंने मेन जो नियम बताया था वो क्या बताया था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है, फिर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो हमने देखा था। ये है देखिए इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, तो ये वाली साइड किसे रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों के रिजल्टेंट को, इस डायरेक्शन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। अब देखिए यहां पर ये क्या है, ए वेक्टर, आप हमेशा यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाए, तो देखिए यहां से यहां जाओगे तो ए वेक्टर, और यहां से यहां जाओगे तो माइनस बी वेक्टर, क्योंकि जस्ट अपोजिट जाएंगे ना, बी वेक्टर तो इधर है तो इस तरफ क्या होगा, इधर तो माइनस बी वेक्टर होगा। तो देखिए ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये इन दोनों का सम, इसका और इसका रिजल्टेंट। तो देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये वाली जो साइड है इस तरफ, ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस डायरेक्शन में जाएं और फिर इस डायरेक्शन में जाएं, जो भी वेक्टर आपको मिले उन्हें आपस में ऐड कर दीजिए, उनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो फाइनली वो हो जाएगा रिजल्टेंट उनका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आता है, यही तो हमने यहाँ देखा है। तो ये वाली साइड अगर इस डायरेक्शन में देखें तो वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेकिन हमें तो इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको हम फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा देखिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये छोटी छोटी बातें हैं देखिए, हालांकि ये जो रूल है देखिए इस एक्सरसाइज में एक या दो प्रश्नों में ही यूज होंगे, है ना, इतना ज़्यादा इनका यूज नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम और केस देखेंगे। देखिए ये है ए वेक्टर और ये है देखिए बी वेक्टर, हमें तो चाहिए इस डायरेक्शन में वेक्टर। तो देखिए आप इधर से इधर जाएं तो माइनस ए वेक्टर, अपोजिट जा रहे हैं हम, इधर ए वेक्टर तो इधर माइनस ए वेक्टर होगा, और ये तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों का इस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश, वो ये होगा। तो ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, देखिए इसके द्वारा, तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और देखिए अगर कंफ्यूजन होता है तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं,
फिर इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप तो देखिए एक डायरेक्शन में चलें, जितने भी वेक्टर्स आपको मिले उनको आप जोड़ते जाएं, ऐड करते जाएं। चलिए मैं यहीं पे देखिए इधर से इधर जाएंगे माइनस ए वेक्टर, यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा देखिए प्लस बी वेक्टर, और यहां से इस तरफ आएंगे मान लीजिए वो है लेमडा वेक्टर, और इक्वल टू फाइनल क्या होता है जीरो वेक्टर। ये वाला रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला। और इससे अगर आप लेमडा वेक्टर निकालोगे तो देखिए क्या मिलेगा, बी वेक्टर माइनस, ओ सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा वेक्टर निकालोगे तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें तो इस डायरेक्शन में चाहिए ना, तो इस डायरेक्शन में ये है, देखिए यहाँ लेमडा भी उसी डायरेक्शन में है, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में लिए जाते हैं। देखिए ए बी बी सी सी ए है ना, ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, और सी से गए ए पर। तो इस वाली डायरेक्शन में हमें लेमडा मिला है। कहाँ गया वो लेमडा, ये रहा। ये लेमडा की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, इस तरफ वाली, लेकिन उस तरफ करेंगे तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, लेमडा को, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए इसको तो हम रिमूव कर देते हैं, देख फाइनल हम इस तरह से देखेंगे, ये ए वेक्टर है, सपोज कीजिए ये बी वेक्टर है, तो हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है सी ए वेक्टर। और देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ए बी वेक्टर कोई सा भी एक रूल अप्लाई कर दें, बी सी वेक्टर इक्वल होता क्या है, ए सी वेक्टर। आप वर्टेक्स लेके चलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, ये सबसे अच्छा तरीका है, देखो है ना। पूरा साइकिल लेने से भी देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक स्टेप बढ़ेगी, बाकी ये सबसे अच्छा तरीका। ए बी वेक्टर कितना है यहाँ पर देखिए, ए वेक्टर है, और बी सी वेक्टर कितना है, इसको जस्ट अपोजिट लेंगे, क्योंकि इधर बी वेक्टर है तो बी सी वेक्टर की डायरेक्शन में यहाँ पर फिर माइनस बी वेक्टर हमें लेना पड़ेगा, और ये मिल गया देखिए ए सी वेक्टर। तो ए से सी की डायरेक्शन में ए सी वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें तो देखिए इस डायरेक्शन में हमें चाहिए सी ए वेक्टर हमें चाहिए, क्योंकि इस तरफ एरो लगा हुआ है, सी ए वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए ए सी वेक्टर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ए सी वेक्टर इक्वल माइनस सी ए वेक्टर। इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सी ए वेक्टर क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली मिलेगा देखिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कैसे ही आप समझ सकते हो, देखिए डिफरेंट टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा जो तरीका है ये वाला मैं बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्राइंगुलर लॉ अगर अप्लाई करना है तो ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी के बराबर। ये बीच वाला जो कॉमन पार्ट होता है इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए देखिए इसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे। सदिशों का कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। तो देखिए ये हमारा टारगेट है, और ये भी देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, और देखिए ये है ए बी सी और डी। यहां पर देखिए ए बी जो साइड है, साइड ए बी, इसके अलोंग तो ए वेक्टर है, और देखिए इस साइड के अलोंग कोई वेक्टर है बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से बी की लेंथ है, और इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से डी की लेंथ है। इसलिए देखें यहां पर हम लिखते हैं ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, देखिए ए वेक्टर। इसका आप अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, परिमाण अगर लोगे दोनों तरफ तो हमें इस तरह से मिलेगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया है, देखिए मोड ए बी वेक्टर के इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है, ए से बी की डिस्टेंस के इक्वल। बहुत कॉमन सी बात है ना, वेक्टर अलजेब्रा में ये सब आपने देख रखा है। चलिए तो यहां पर देखिए ए बी वेक्टर हमने ए लिया है,
और अब हम बात करेंगे किसकी, ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर क्या है यहाँ पर, सपोज कीजिए ये है बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर इनका जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल किसे रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो परिणामी बल होगा, वह इस विकर्ण AC के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये जो विकर्ण AC है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी परिणामी बल है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो देखिए जो AC वेक्टर होगा वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और यही है देखिए पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। और बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ की बात करें तो देखिए सिंपल सा प्रूफ है, और देखिए यही बता देता हूं मैं प्रूफ कितना सिंपल है इसका। देखिए ये दोनों साइड क्या होती है, AD किसके इक्वल होती है, BC के इक्वल होती है। आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। AD किसके बराबर है यहाँ पर, BC के बराबर। और देखिए यानी यहाँ डिस्टेंस तो इक्वल है, और साथ में देखिए अगर डायरेक्शन भी सेम कर दी जाए तो ये साइड एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। डायरेक्शन भी उधर ले लें तो देखिए ये डायरेक्शन सेम है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी सेम है, यानी ये दोनों वेक्टर एक ही होंगे, सेम वेक्टर होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए B वेक्टर। अब आप यहाँ पर ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई कर दीजिए इस जगह। देखिए ये इसी का एक पार्ट में यहाँ ले लेता हूँ ABC, तो ये क्या हो गया, देखिए A वेक्टर, और ये क्या हो गया, B वेक्टर। इससे पहले हमने क्या देखा था, देखिए ट्राइंगुलर लॉ हमने देखा था, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये C वेक्टर किसके बराबर होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये क्या होता है, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश। तो देखिए अगर दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा चित्रानुसार व्यक्त किए जाते हैं, तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वह उसके विकर्ण के द्वारा चित्रानुसार व्यक्त किया जाता है। यही वाला विकर्ण लेना, ये वाला नहीं लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, और देखिए ये आपको नोट करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम और भी हम समझ सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पर देखिए ये है A वेक्टर, और यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये है B वेक्टर। तो यहाँ पर ये क्या होता है, देखिए ये होता है, अभी आपको बताया था, B वेक्टर। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए इसी के पैरेलल है, और आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल है, और डायरेक्शन भी हमने सेम लगा दी। हाँ डायरेक्शन इधर लगाते हैं तो फिर -A वेक्टर हो जाता। तो ये इस तरह से। और यहाँ पर ये जो डायगोनल है, ये विकर्ण किसे रिप्रेजेंट करेगा, देखिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब देखिए अगर हमें ये वाला विकर्ण चाहिए, क्या चाहिए हमें, ये विकर्ण हमें चाहिए, तो ये वाला जो डायगोनल है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, देखिए इस डायरेक्शन में, यहाँ से इधर वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए आप ये वाला ट्राइंगल देख सकते हैं। इसकी बात करेंगे हम, ट्राइंगल AB और C। तो ABC वाले ट्राइंगल में आप ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई कर दीजिए। और देखिए ट्राइंगुलर लॉ कैसे अप्लाई करोगे, त्रिभुज नियम आपको मैंने बता रखा, इन सदिशों पे न जाएं, आप तो वर्टेक्स से चलें, इन शीर्षों से चलें। देखिए A से गए B पर, फिर B से गए C पर, तो फाइनली जो मिनिमम डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग लास्ट पॉइंट की, वो कितनी हो जाएगी, AC वेक्टर। यहाँ डायग्राम की तब भी ना देखें आप, तो AB प्लस BC बराबर AC, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर दें। तो यहाँ पर देखिए AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर कितना है, देखिए B वेक्टर, और BC वेक्टर कितना है, देखिए A वेक्टर, इक्वल कितना हो जाएगा, AC वेक्टर। और हमें AC वेक्टर ही चाहिए, देखिए A से C की डायरेक्शन में। तो देखिए AC वेक्टर मिल तो गया है, यही तो है AC वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये वाला डायगोनल भी देखिए क्या हो गया, B वेक्टर प्लस A वेक्टर, यानी ये वाला A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, और ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन में B वेक्टर प्लस A वेक्टर। अब देखिए जस्ट हम थोड़ा सा इन्वर्स कर दें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ले लें। अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये देखिए इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें इस डायगोनल के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर ए वेक्टर है तो इधर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। तो देखिए ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता है। ट्राइंगुलर लॉ में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता है। चलिए अब देखिए ट्राइंगल की कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में देखिए ट्राइंगल की जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो आपने पिछली क्लासेज में देखी, उनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए साइन फॉर्मूला। साइन सूत्र हमें देखने हैं। देखिए साइन फॉर्मूला होता क्या है और उसके बाद देखिए हम कोसाइन फॉर्मूला भी हम देखेंगे। देखिए अगर हम एक ट्राइंगल यहां पर बना लें, देखिए ये ट्राइंगल बनाया है और देखिए इस ट्राइंगल में ये जो साइड है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ये जो वर्टेक्स है, ये जो शीर्ष है, इसके सामने की जो साइड होती है भुजा, इसके सामने की भुजा हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, ठीक है। और देखिए बी के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम स्मॉल बी से, यानी ए से लेकर सी तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी है। और यहाँ पर देखिए ये जो सी है, इसके सामने वाली ये जो साइड है, इसकी लेंथ हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अभी ध्यान रखना ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है ना। इसको और बड़ा बना देता हूं मैं, वैसे तो कॉमन सी बात है, सभी समझते हैं। ये लीजिए ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी। और यहाँ पर देखिए इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, आंतरिक कोण, ये तो क्या है, देखिए ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, ये तो क्या जानते हो आप। अब देखिए यहाँ पर इस केस पर देखिए हमें साइन फॉर्मूला यहाँ पर देखिए डिफाइन करना है। तो देखिए साइन फॉर्मूला होता क्या है, साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है और यही है देखिए साइन फॉर्मूला। चलो अब देखिए इसके बाद हम कोसाइन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। कोसाइन फॉर्मूला होता क्या है, ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज्यादा यूजेबल होगी। अब कोसाइन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा। देखिए कोसाइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए किसी भी इंटीरियर एंगल का कोसाइन हम निकाल सकते हैं। देखिए हालांकि यहां पर इसको आप इन्वर्स करके भी लिख सकते हो। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब होता है साइन ए, साइन बी और साइन सी में जो रेशो होता है वो साइड के रेशो के इक्वल होता है। इस तरह से ये कहें या फिर ये कहें, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लिखने का थोड़ा सा तरीका है। और यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देखिए हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप लेमडा मान लीजिए। जैसे लेमडा मानोगे तो देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए लेमडा के इक्वल हो जाएगा फर्स्ट लास्ट से। साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी देखिए इसको इसको कैलकुलेट करें तो बी लेमडा, और साइन सी क्या हो जाएगा, सी लेमडा। अब यहाँ पर इन तीनों का रेशियो आप निकालें। साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ ए लेमडा रख दीजिए रेशियो। साइन बी की वैल्यू कितनी है, बी लेमडा। साइन सी कितना है, सी लेमडा। तो ये लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो ये जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ए बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इनको हटा देते हैं, चलो एक साथ मिटा देते हैं। आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें एक ही बात है ना। यहाँ पर इस तरह से जब लिखते हैं तो इन तीन क्वांटिटीज का जो रेशियो है
वो ए बी सी के इक्वल हो जाता है, यानी साइन ए साइन बी साइन सी किसके रेशियो में है, किस अनुपात में है, ए बी सी के अनुपात में। चलिए कोसाइन फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। कोसाइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी इंटीरियर एंगल, जो भी आंतरिक कोण है उनका कोसाइन हम निकाल सकते हैं, यानी कोस ए हम निकाल सकते हैं। देखिए हम कोस ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और देखिए अगर कोस बी को हमें कैलकुलेट करना है, किसको, कोस बी को, तो देखिए कोस बी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और देखिए अगर हमें कोस सी को कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कोसाइन फॉर्मूले होते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, बहुत बेसिक सी बातें हैं ये, लेकिन देखिए कभी छोटी छोटी बातों को भी हमें मतलब भूलना नहीं पड़ता, उन्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूले, कभी साइन फॉर्मूला और कभी कोसाइन फॉर्मूला, कभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। और जो मैंने आपको इससे पहले आपको ये रूल बताया है ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। और देखिए इससे पहले भी देखिए मैं आपको बहुत सारे देखिए कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। रिजल्टेंट फोर्स दे दिया जाए तो उसके रिजोल्ट पार्ट हम कैसे निकालेंगे, वियोजित भाग कैसे निकालेंगे, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। तो देखिए सारी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब देखिए कोस सी इस तरह से निकलेगा, तो ये होता है देखिए कोसाइन फॉर्मूला। और देखिए याद रखना बिल्कुल आसान है, अगर कोस ए आपको निकालना है, इस एंगल ए का कोसाइन आपको निकालना है, तो उसके लिए देखिए इधर और मतलब उसके इधर उधर की जो भी साइड्स होती है उसका स्क्वायर करते हैं। देखिए कोस ए के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सामने वाला माइनस करेंगे, और अपॉन देखिए यहाँ जो भी होगा उसका 2bc कर देंगे। देखिए और कोस बी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर हमें कोस सी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सामने वाला माइनस में कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ईजी है याद रखने के हिसाब से भी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, और इसके बाद देखिए हम बात करेंगे देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला। लिखें आप, और देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो प्रक्षेप सूत्र होते हैं वो भी ट्राइंगल से रिलेटेड है। चलिए तो देखिए आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी कोस सी माइनस सी कोस बी, प्लस आएगा यहाँ पे प्लस सी कोस बी। अब देखिए यहाँ पर और भी अगर हमें साइड बी निकालनी है तो बी वाली साइड किसके, हालांकि ये कम यूज होते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, है ना, ये वाला कम यूज होगा, लेकिन याद रख लें आप ए कोस सी प्लस सी कोस ए। और देखिए सी है तो यहाँ पर ये स्मॉल सी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कोस के साथ नहीं है वो सब स्मॉल है, ए कोस बी प्लस बी कोस ए। यहाँ पर देखिए ये जितने भी कोस के साथ है वो सब एंगल है, इंटीरियर एंगल है, यानी कैपिटल में है, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी, और यहाँ पर ये सब ये स्मॉल है, ये स्मॉल है ना। तो जो भी कोसाइन के साथ है वो इंटीरियर एंगल है, यानी कैपिटल लेटर है, और बाकी जो भी कोस के साथ नहीं है ना, कोस के इनपुट में नहीं है, वो सब क्या है, स्मॉल लेटर है। तो ये देखिए ये होते हैं देखिए प्रोजेक्शन, है ना, प्रक्षेप सूत्र कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, और इसके बाद देखिए जो हमारा टारगेट रहेगा इसके बाद तो देखिए हम सीधे चलेंगे देखिए एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सोल्व करनी है। तो देखिए इस वीडियो में तो हम फिलहाल इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखिए बहुत जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।